नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। दोस्तों, ये ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज़ का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 1854 तक के सारे एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ को कवर कर लिया है। इस पार्ट में हम लोग 1935 तक के सारे जो एक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे और इसके अंत में मैंने PYQs भी ऐड किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैंने सारे PYQs के आंसर्स नहीं दिए हैं, कुछ के आंसर्स जो आपको खुद देने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले एक्ट के साथ, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये एक्ट है वो 1957 के रिवॉल्ट के बाद लाया गया था, इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जा सकता है। इस एक्ट के ऐसे पॉलिसीज थे कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया और इसके सारे जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दिया किसको, क्राउन को। इसके जो फीचर्स हैं वो ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। और हमारे जो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया थे। एबॉलिश किया उन्होंने क्या, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और उन्होंने एक नई बॉडी स्टैब्लिश किया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो मेंबर ऑफ द ब्रिटिश का कैबिनेट था और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ये इसको एक 15 मेंबर जो काउंसिल है वो असिस्ट करेगी, जो एक एडवाइजरी बॉडी रहेगी और इसका चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट के साथ, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके फीचर ऐसे थे कि इसने स्टार्ट कर दिया क्या, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो वाइसरॉय ने नॉमिनेट किया नॉन ऑफिशियल मेंबर के, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर एज इंडियन को वाइसरॉय ने, उस समय के वाइसरॉय थे कैनिंग ने, उन्होंने 3 मेंबर्स को किया ऐड, जिनका नाम था राजा ऑफ बनारस, उसके बाद महाराजा पटियाला और सिर दिनकर राव। ये 3 लोगों को इन्होंने ऐड किया। इससे रिलेटेड यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का भी प्रोसेस फॉलो किया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने जो बॉम्बे और मद्रास है उसको उसके जो पावर थे लेजिस्लेटिव पावर, उसको रिस्टोर कर दिया। और एक और प्रोसेस किया है, एक और प्रोविज़न लाया इन्होंने कि कुछ नए जो 3 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इस्टेब्लिश किए। उसका नाम था बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसको रिकॉग्नाइज़ किया किसने, कैनिंग ने, क्योंकि वही था उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1859 में। और वाइसरॉय कौन इशू क्या, ऑर्डिनेंस। अभी जो प्रेसिडेंट जो है और गवर्नर है वो भी ऑर्डिनेंस हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं, क्या कमेंट में बताएंगे कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर ऑर्डिनेंस जारी करता है और गवर्नर कौन से। तो ये जो वाइसरॉय था जो ऑर्डिनेंस जारी करता था वो उसका जो लाइफ स्पैन था टोटल 6 मंथ। पर जो काउंसिल बनाई गई थी वो वीक और पावरलेस थी। कैसे, क्योंकि उसके पास कोई रियल पावर नहीं था, कुडंट डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स का भी डिस्कस नहीं कर सकता था, एंड नो फाइनेंशियल मैटर एट ऑल विथ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी विदाउट प्रीवियस अप्रूवल गवर्नमेंट, कोई भी ये काउंसिल जो है वो फाइनेंशियल मैटर को कभी भी डिस्कस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट एक्ट क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या बोलता है, इसके फीचर्स हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए। बट जो उसके मेंटेन किया उन लोगों ने क्या, ऑफिशियल जो मेजोरिटी है उन्होंने अपने खुद के साथ, ऑफिशियल मेजोरिटी खुद के साथ, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनके जो मेंबर्स को बढ़ा दिया गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अब क्या कर सकती है, कैन डिस्कस द बजट। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब बजट को डिस्कस कर सकती है और एड्रेस कर सकती है क्वेश्चन को, बट विद 6 डे एडवांस नोटिस के साथ। नॉमिनेशन ऑफ द सम नॉन ऑफिशियल मेंबर एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कौन कहाँ से उनको किसके रिकमेंडेशन पे वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के से रिलेटेड जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो लोग एडवाइस देंगे या तो रिकमेंड करेंगे वाइसरॉय को, वाइसरॉय फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको नॉमिनेट करेंगे। और बंगाल चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स है उससे ये दो लोग एडवाइज करेंगे किसको, गवर्नर को। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपालिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन एंड जमींदार एंड जो चैम्बर्स थे वो लोग एडवाइज करेंगे किसको, गवर्नर को। और गवर्नर विल नॉमिनेट द मेंबर फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट जो है एक्ट क्या है, एक्ट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे
कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के जो है नॉमिनेशन स्टार्ट कर दिया गया है वाइसरॉय और गवर्नर के द्वारा, पर ये इनडायरेक्ट था, कभी भी डायरेक्ट अभी तक डायरेक्ट नहीं हुआ था। और इलेक्शन वर्ड वाज नॉट यूज इन द एक्ट, यहाँ पे कोई भी इलेक्शन के कभी भी इलेक्शन जैसे वर्ड्स का यूज नहीं किया गया, बट नॉमिनेशन किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अगले एक्ट पे, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्ली रिफॉर्म। इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके जो मेंबर्स है जो वो इंक्रीज कर दिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 16 मेंबर थे, अब कितने हो गए, 60 मेंबर हो गए। पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग थे, इसलिए वहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी अब वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो भी बढ़ाई गई, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाई गई। पॉजिटिव क्या था इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि वो इनलार्ज कर दिया, क्या डेलिबरेटिव जो फंक्शन थे उनके वो इनलार्ज कर दिया। कैसे भाई, दे कैन नाउ आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड मोर रिजोल्यूशन फॉर द बजट, और वो रिजोल्यूशन वगैरह भी पास करा सकते हैं बजट से रिलेटेड। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, एसोसिएशन ऑफ द इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय जनरल, वाइसरॉय और गवर्नर के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था अलग अलग, इन दोनों में अब उन्होंने किसको, इंडियंस को ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ऐड किया, कैसा, एज ए लॉ मेंबर ऐड किया। और भी कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम किया उन्होंने, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब सिर्फ जो मुस्लिम है उनको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं, एंड इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो है उसको क्या बोला गया, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और लोगों के लिए भी दिया, जैसे कि प्रेसिडेंसी जो कॉर्पोरेशन के लोग थे उनको, जमींदार और यूनिवर्सिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे उनके लिए भी किया। और इनकम क्वालिफिकेशन फॉर द मुस्लिम वोटर वेयर लोअर देन द हिंदूज, एंड सिस्टम ऑफ द इलेक्शन जो था वहाँ पे ये इनडायरेक्ट था, अभी भी डायरेक्ट इलेक्शन कोई होता नहीं था। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्ट पे, जिसका नाम है एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉर्ली मोंटेगो चेमफोर्ड रिफॉर्म इसको बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, अब जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया को एक देने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। इसने क्या किया, डीमार्केट किया और सेपरेट कर दिया, क्या, सेंट्रल जो सब्जेक्ट्स थे और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। अब प्रोविंशियल लेवल पे हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए। तो प्रोविंशियल लेवल पे इन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी मीन्स रूल ऑफ टू, दैट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एंड पॉपुलर मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव हेड कौन रहेगा, प्रोविंशियल लेवल पे हमेशा एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर रहता है। सब्जेक्ट जो डिवाइड कर दिया कि दो पार्ट में, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में उन्होंने क्या बोला कि गवर्नर जो रहेगा इसको गवर्नर के अंडर में रिजर्व सब्जेक्ट रहेंगे और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये उसको ऑपरेट करेगा। रिजर्व सब्जेक्ट में लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं ये रिजर्व सब्जेक्ट हैं। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और एक्साइज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स डाले थे। और इसको कौन ऑपरेट करेगा, मिनिस्टर्स करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि इरिगेशन और जो एग्रीकल्चर, ये दो चीज़ें हमेशा कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। तो एग्रीकल्चर है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, पर इरिगेशन जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट का पार्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, दे विल बी ऑपरेटेड और दे विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्टर, बट दे विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेशन। इफ देयर विल बी पास ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम, दे हैव टू रिजाइन। पर यहाँ पे जो गवर्नर है, दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर एंड फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द प्रोविंसर। गवर्नर जो है कुड टेक ओवर द ट्रांसफर सब्जेक्ट। जब भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या, तो जब भी फेलियर होगा, जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का जब फंक्शन जब फेलियर होगा, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट को भी कौन कर सकता है, एडमिनिस्टर, गवर्नर कर सकता है। इसका बोलने का मतलब ये है। लेजिस्लेचर क्या होता है, एट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो काउंसिल है वो 70% ऑफ मेंबर जो है अब वो इलेक्टेड रहेंगे, नॉमिनेटेड नहीं रहेंगे। अब मतलब इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। का जो कम्युनल क्लास और इलेक्टोरल जो सिस्टम था वो कंसोलिडेट हो गया, मतलब और बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है कि विमेन वेयर आल्सो गिवन राइट टू वोट। डायरेक्ट उसने पूछ लिया था कि विमेन्स को नहीं दिया था या दिया था, ऐसा एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में पहले। तो यहाँ पे जो 1919 में देखते हैं कि आप विमेंस को भी राइट टू वोट का यहाँ पे जो प्रोसीजर, राइट टू वोट का जो राइट्स यहाँ पे दिया गया। और उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कुड इनिशिएट लेजिस्लेशन बट रिक्वायर द गवर्नर्स एसेंट। जब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो अब
वो कोई भी लेजिस्लेचर जो कोई भी एक्ट वगैरह पास करने के लिए बिल ला सकती है, बट उसको रिक्वायर किसका असेंट लेना पड़ेगा, गवर्नर का। और गवर्नर के पास वीटो और ऑर्डिनेंस पावर दोनों ऑलरेडी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड रिजेक्ट बजट, रिजेक्ट कर सकती है बजट को, पर गवर्नर जो है वो रिस्टोर कर सकता है उसको दोबारा। इंजॉय द फ्रीडम ऑफ स्पीच, कौन, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर चीज़ या तो किसी चीज़ पे उनको बोलने के लिए आज़ादी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं, हमने प्रोविंशियल का ऊपर पढ़ लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, स्टिल विदाउट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अभी भी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। बाई कैमरलिज्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। और गवर्नर जनरल जो है वहाँ पे देखिए, जो अपना गवर्नर है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जीक्यूटिव हेड था। यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कौन रहेगा, गवर्नर जनरल। 3 of the 6 वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर फ्रॉम इंडिया। अब देखिए 6 जो टोटल वाइसरॉय जो का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 6 मेंबर्स हैं, तो 3 जो हैं वो इंडियन रहेंगे और 3 यूरोपियंस रहेंगे। पर आपको ध्यान देना है कि मॉडर्न में यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो उसको जाके वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि वाई कैमरलिज्म में क्या, अपर हाउस जो है मतलब कि राज्यसभा में टोटल 60 मेंबर्स थे, नॉमिनेटेड मेंबर 26 थे और जो इलेक्टेड मेंबर थे 34। और लोअर हाउस मतलब लोकसभा में टोटल 145 मेंबर्स थे, तो नॉमिनेटेड 41 और इलेक्टेड कितने थे, 104 मेंबर्स। ओनली मेन मेंबर्स आर देयर किसमें, अपर हाउस में, और टेन्योर कितना था 5 ईयर्स का। बट इन द लोअर हाउस टेन्योर कितना है, सिर्फ 3 साल का है। अदर पॉइंट्स में हम लोग ये देखते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट जो एक्सटेंड कर दिया किसके लिए, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, और उसके बाद एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस के लिए। और न्यू ऑफिसेस ऑफ द हाई कमीशन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, लंदन में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्ट पे जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसके अंदर ये रहेंगे प्रोविजन जो प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट, ऑल चीफ जो कमिश्नर के प्रोविंसेस। डिवाइडेड पावर बिटवीन द टर्म्स ऑफ द थ्री लिस्ट, जो इसमें उन्होंने 3 लिस्ट में इन्होंने सारे पावर्स को डिवाइड कर दिया, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट। अभी भी वैसे ही है। फेडरल जो रहेगा वो किसके लिए, सेंटर के लिए, प्रोविंशियल स्टेट, और कंकरेंट जो रहेगा दोनों उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये रेसिड्यू पावर किसके साथ है, वाइसराय के पास है, वो रेसिड्यू पावर है, और अभी जो है वो पार्लियामेंट के पास है। एबॉलिश किया कर दिया उसने, डायरकी एबॉलिश कर दिया इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कर दिया कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे। एडॉप्शन ऑफ द डायरकी एट कहाँ, एट द सेंटर, पर ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया। टोटल जो प्रोविंसेस, टोटल 6 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस थे, 6 में उन्होंने क्या बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास एंड असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस में। जो एक्सटेंडेड किया गया प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट को किसके, जो शेड्यूल कास्ट है, विमेन और लेबर के लिए। और एबॉलिश किया उन्होंने क्या, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के टाइम इस्टेब्लिश किया गया था, उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया। एक्सटेंडेड किया फ्रेंचाइजीज के लिए 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है उसको वोटिंग राइट हो गया था। आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट भी किया गया उसी टाइम 1935 एक्ट के अंडर ही। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस्टेब्लिश किया गया फेडरल कोड, कब, सेटअप इन 1937। इसी के साथ 1935 का भी सारा खत्म होता है। और आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हम लोग पीवाईक्यू का। देखिए पीवाईक्यू में इन्होंने क्या बोला था, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंस, आपको इसके आंसर आपको बताने हैं कि द सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, the jurisdiction of the central and the provincial government, the power of the secretary of state for the India and viceroy and none of the above। आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। मैंने क्वेश्चन इसलिए ऐड कर दिए हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड आप ध्यान में दे सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस यूपीएससी इससे रिलेटेड पूछती है। हर साल यूपीएससी 2 क्वेश्चन या तो 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछती है। इसी के साथ देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन है 2022 में पूछा था उन्होंने कि इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स विच आर द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज ए रिजर्व सब्जेक्ट। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये
ये इन्होंने रिजर्व पूछा है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो नहीं रहेगा, तो दूसरा काटते ही इसका आंसर आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट, डिफाइन द फॉरेन अफेयर्स वेयर केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेशन। तो देखिए ये वाला तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, पर पहला किया था। हम लोग ऊपर अभी देख सकते हैं कि हमने इसके बारे में पढ़ा है कि यहाँ पे नहीं 1935 में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। इसी के साथ हम लोग अपना ये पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। ये 23 का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वेयर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए 1833 का जो एक्ट था उसमें उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब डीप सेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ खत्म करते हैं हम लोग अपने इस पूरे एक्ट एंड पॉलिसीज़ का। इससे रिलेटेड जो कुछ भी रहेगा, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इसके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उसमें पूछ सकते हैं। मैं इसके PDF को वहीं पे अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू आपको पिछले वाले लेक्चर को इतना सारा प्यार देने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और सिर्फ देखिए नहीं, आपको सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, थैंक यू।